नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, हम हफ्ते में 3 दिन न्यूरोथेरेपी अमृतसर फेसबुक पेज पे किसी ना किसी विषय को लेके, न्यूरोथेरेपी के विषय को लेके लाइव होते हैं। जैसा कि आप तक मैसेज पहुंच ही गया होगा कि आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर में कुछ ऐसी डिजीज़ आती हैं जो डायरेक्टली हमारे मसल को इफ़ेक्ट करती हैं। वो डिज़ीज़ जो डायरेक्टली मसल को इफ़ेक्ट करती हैं और जो उस मसल को कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम है, जो भी उस मसल के टिपिकली जो सिस्टम है उसको जो कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से रिलेटेड होके CNS वगैरह से होके रिलेटेड, वो सारे सिस्टम में जब कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो वो दोनों जब प्रॉब्लम को कॉम्बिनेशन के साथ बोलते हैं तो उनको हम न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर बोलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपने पिछले सेशंस में समझ ली है, तो इसलिए बार बार उन चीज़ों को रिपीट करने का कोई बहुत मतलब नहीं होता। जो हमारे साथ पुराने और जो नए जुड़े हैं तो लगभग उनमें सबको पता है कि हम जो विषय लेते हैं वो न्यूरोथेरेपी ऐसी है जिसमें हम बगैर किसी दवाई के ट्रीटमेंट करते हैं। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुका हूँ और कुछ फीचर्स ऑफ न्यूरोथेरेपी वो भी मैं आपसे बातचीत कर चुका हूँ कि इसमें कुछ बाकी पैथी से क्या अलग है जिसकी वजह से हम न्यूरोथेरेपी में अच्छा रिजल्ट लेते हैं। तो आज हम जो बात करनी थी वो है न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर पे। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि मसल प्लस मसल के साथ जो नर्वस सिस्टम अटैच रहता है, जो उसको कंट्रोलिंग पावर देता है, जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है कि कैसे वो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री जो भी मसल्स काम करते हैं वो कैसे काम करेंगे, जो डिसीजन लेता है नर्वस सिस्टम, जब इसमें कोई डिसऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं तो उन डिजीज़ को कॉम्बिनेशन में हम न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो कृपया अपनी कॉपी पेन नोट रखें कि वो ये 1 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में, और कई बार कुछ डिजीज़ ऐसी हम पढ़ाएंगे जो आपके लिए 4 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन भी फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बनते हैं। जो जनरल पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है उनके लिए वैसे ही ये समझने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि जो ऐसे न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर हैं उसमें न्यूरोथेरेपी आपकी कैसे हेल्प करती है, ये आज का विषय रहने वाला है। तो काफ़ी क्वेश्चन जो पिछली बार हमने सेशन लिया था उसमें काफ़ी क्वेश्चन इसी डिजीज़ को लेके आए थे हमारे पास, फिट्स को, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को, ये सब बीमारियों को लेके ही हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो इसलिए ये जो पूरे का पूरा सेशन है ये सिर्फ इन डिजीज़ को लेके ही हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि न्यूरोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये नहीं कह रहा बाकी थेरेपीज़ इसमें क्या सोचती हैं, क्या करती हैं या कैसे काम करते हैं, लेकिन आज जो हमारा विषय है वो है न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी के दृष्टिकोण से हम इन बीमारियों को कैसे समझते हैं, इन बीमारियों को कैसे डायग्नोज करते हैं और सबसे लास्ट इन बीमारियों का कैसे ट्रीट करते हैं जिनकी वजह से इन पेशेंट को रिलीफ मिलता है। क्योंकि 90% इनमें ऐसी डिजीज़ होती हैं जो मेडिकल साइंस के हिसाब से इनक्योरेबल की कैटेगरी में होती हैं, मतलब उनको सिर्फ रिहेबिलिटेट किया जा सकता है लेकिन उनको क्योर कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता। और हम जो न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट करते हैं तो इनके बहुत ही बढ़िया और प्रॉन्ग रिजल्ट मिलते हैं हमें। काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनमें हमने कई बार क्योर की कैटेगरी भी देखी है। तो इसलिए हमारे लिए ये सेशन काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और मेरा दूसरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो लोग भी अभी मेरे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं वो कृपया ये जो अपना न्यूरोथेरेपी अमृतसर पेज है इसको एक बार में ही लाइक कर लें, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन या बार बार उसको ढूंढ के आना इस पर टफ रहेगा। इसलिए एक बार लाइक करने से आप लोग हर बार जब भी हम यहाँ लाइव जाएंगे, जब भी हमारी कोई पोस्ट इस पर होगी आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन बन जाएगा। तो इसलिए कृपया जो भी लोग लाइव हैं वो इस पेज को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। अब हम चलते हैं, इनमें सबसे पहले जो बीमारी हमारी रहने वाली है, इनमें सबसे जो कॉमनली होती है, जो हमारे क्लिनिकली ट्रायल पे जहाँ हमें नॉर्मली आम पब्लिक सोशली लाइफ में भी मिलती है, वो बीमारी है फिट। अब नाम तो मैंने ले लिया बीमारी का, लेकिन बेसिकली फिट इज़ नॉट ए डिजीज़।
तो सबसे पहले क्लियर है, पिछली बार भी कुछ क्वेश्चन था कि हम फिट्स के लिए क्या कर सकते हैं, जहाँ फिट्स के लिए हम कैसे करें या क्या करें। तो एक बात तो हमारे लिए सबसे पहले ध्यान देने वाली यही है कि फिट अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, दौरा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, दौरा अपने आप में एक लक्षण है। फिट इज़ ए सिम्टम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूरोथेरेपी का सबसे बड़ा फीचर ही यही है कि हम लोग सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट नहीं करते। सो कृपया ये बात ज़रूर नोट करें कि हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट नहीं करते। तो इसलिए अगर हमारे पास फिट आ रही है तो फिट का मतलब है हमारे पास कोई सिम्टम आ रहा है, और जैसे ही हमारे पास सिम्टम आएगा तो एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट हमें सबसे पहले उसका कॉज ढूंढना है। तो जितने भी मेरे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई, जहाँ जितने भी स्टूडेंट, जहाँ जितने भी आम पब्लिक है, वो कृपया ये ध्यान रखें कि डायरेक्टली हम फिट के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर दें, जहाँ डायरेक्टली हम फिट को समझे बगैर ही फिट के लिए कुछ करना शुरू कर दें तो शायद उतना बढ़िया रिजल्ट ना आए, जितना कि हम फिट को समझ के कि इसके पीछे कॉज क्या है, हमें कारण क्या मिला, उस कारण को अगर हम ट्रीट करेंगे तो आई एम श्योर, 100% श्योर कि आप उस फिट से निजात पा सकते हैं। आप एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट उस पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं उस फिट को ठीक करने में। तो इसलिए मैं जो सबसे पहले बात बताऊंगा कि फिट इज़ ए सिम्टम। अभी दूसरी है इसी में मिर्गी, तो एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी अपने आप में एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, लेकिन फिट अपने आप में एक सिम्टम है। फिट के और भी कई कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मिर्गी की वजह से ही फिट आती हो। फिट के और भी बहुत से कारण रह सकते हैं, जिनमें पैरालिसिस भी हो सकता है, जिसमें हमारा मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, जिसमें कोई ट्रॉमा एक्सीडेंटल केस भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, कैंसर ऑफ ब्रेन भी हो सकता है, और कई बार बहुत ज़्यादा वर्टिगो वगैरह बन जाए हमारा, तो उसकी वजह से भी दौरे आने के चांसेस बन सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि फिट इज़ ए सिम्टम, तो इसके कारण बहुत सारे रह सकते हैं। तो अब हमें ये सारी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पेशेंट की कि इस हिस्ट्री में वो कहाँ स्टैंड करता है, कौन सा ऐसा कारण है जो हमें कारण मिलेगा कि जिसके बारे में हम ये समझ सकें कि इसके बाद हम फिट का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इसमें जैसे मैंने बताया है कि इसके अलग अलग कारण हैं। तो सबसे पहले हम एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट, मैं एज ए कोई मेडिकल साइंस या मेडिकली डॉक्टर के मुताबिक नहीं बात कर रहा, वो सेकेंडरी चीज़ है। तो प्रायोरिटी एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट मेरा सबसे पहला काम क्या है कि जैसे बच्चा बड़ा कोई भी हमारे पास फिट की शिकायत लेके आता है, तो हम सबसे पहले एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट उसको, क्या मैंने बोला था, हिस्ट्री लेते हैं कि वेदर ही हैड ए यूडीएफ, क्या उसको यूडीएफ तो नहीं आ रहा। 99% केसेस में फिट, क्योंकि एज ए न्यूरोथेरेपी ये अल्कली की बीमारी है, इसलिए 99% चांसेस रहते हैं कि उस पेशेंट को यूडीएफ ज़रूर होगा। तो अगर हमारे पास यूडीएफ प्लस अल्कली, ये दोनों चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन हमारे पास है, तो डैट्स मीन कि हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉज या बहुत बड़ा कारण हमें मिल जाता है। जो सबसे बड़ा कारण हमें बनेगा कि वेदर पेशेंट अगर यूडीएफ है, तो हम अगर यूडीएफ के बिहाफ पे उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम उसको ट्रीट कर सकें। और सेकेंडरी हमारे लिए और इजी हो जाएगा कि अगर पेशेंट अल्कली कैटेगरी में बिलोंग करता है तो हम अल्कली का जैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया चांसेस बन जाते हैं कि उस पेशेंट का फिट्स आप अपने आप ही ठीक कर लो। सेकेंडरी या कुछ और चीज़ें चेक करने वाली होती है फिट में, जैसे सोडियम, पोटाशियम, शुगर और कैल्शियम। ये 4 चीज़ों का आपने ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं कि इनमें भी अगर वेरिएशंस आती हैं तो उस केसेस में भी आप उसके अकॉर्डिंगली अगर ट्रीटमेंट करोगे तो फिट के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सेकेंडरी चीज़ जो रहनी शुरू हो जाती है उसके बाद आप मेडिकली उसको चेकअप करवा सकते हैं। ईईजी आती है, अगर हमारी ईईजी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे हम सबको पता है एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट हमारा 12 मेडुला ट्रीटमेंट इसमें बहुत ही कारगर है। तो इसीलिए मैंने जैसे पहले बोल रहा था कि हर फिट के लिए हम 12 मेडुला पे ही चले जाएं और सोचें, और 4 बार 10 बार देने से अगर नहीं रिजल्ट आ रहा तो हम उसके बाद सोचें कि यार क्यों नहीं आ रहा। तो इससे अच्छा है कि हम फर्स्ट डे ही उसको प्रॉपर डायग्नोज करके, प्रॉपर उसकी हिस्ट्री लेके उसके मुताबिक अगर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो हमारे लिए रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये सबसे पहली बात है। तो आप इसको ज़रूर चेक कर लेना कि इसका कॉज, और जैसे ही हमें अगर ईईजी में वेरिएशंस मिलती हैं
जहाँ स्लीप में कोई डिसऑर्डर है, जहाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसको 12 मेडुला दे सकते हैं और इसको होम के लिए सिखा भी सकते हैं। सो ये जो मैंने आपको 2 बातें तो क्लियर कर दी फिट के लिए। और फिट और एपिलेप्सी में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों ने। एपिलेप्सी एक कारण है फिट का। एपिलेप्सी अपने आप में एक बीमारी है जिसको हम मिर्गी कहते हैं। एपिलेप्सी इज़ ए ब्रेन डिसऑर्डर, लेकिन फिट इज़ ए नॉट ए डिजीज़। तो ये अगर क्वेश्चन आपके एज ए फाइनल एग्जामिनेशन में कई बार 1 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन भी बन सकता है कि फिट और एपिलेप्सी क्या सेम है। अगर सेम है तो क्यों, अगर सेम नहीं है तो एपिलेप्सी और फिट सेम नहीं है। एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर है जबकि फिट एक सिम्टम है। तो फिट के और भी कई कारण हो सकते हैं, एपिलेप्सी उनमें से एक कारण है। जैसे मैंने आपको कई बार एक क्वेश्चन भी बन सकता है फिट के और कौन कौन से कारण हैं, तो मेनिंजाइटिस है, पैरालिसिस है, जैसे मैंने आपको काफ़ी कारण बताए, उनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमें फिट आएगा। तो आशा है कि जिन लोगों का फिट को लेके क्वेश्चन था उन लोगों की क्वेरीज खत्म होगी। अगर आप ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू डायग्नोज होगा। तो जैसे जैसे आप डायग्नोज करोगे उसमें जो आपको वेरिएशंस मिलती जाए। यूडीएफ है तो यूडीएफ के लिए कवर करना है, अल्कली है तो अल्कली कवर करना है, पी एपरिन साथ में यूज़ करना है, एम एपरिन यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और अगर ईजी में कोई प्रॉब्लम है तो 12 मेडुला यूज़ कर सकते हैं। तो आशा है जिन लोगों के फिट का पिछली बार का क्वेश्चन होगा उन लोगों को ये चीज़ भी कवर हो चुकी होगी। अभी दूसरा हमारा इसी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में जो सेकंड हमारी जो बिग डिजीज़ थी, जहाँ जो बड़ी आम तौर पे हमें क्लिनिकली ट्रायल पे मिलती है, वो है पार्किंसन। पार्किंसन के लिए मैंने पिछली बार भी आपको काफ़ी कर लिया था कि वो वन ऑफ द फीचर है हमारा, जिसमें हम एक ही केमिकल हमें 2 जगह से मिलता है। ये मैंने पिछली बार फीचर ऑफ न्यूरोथेरेपी में आपको काफ़ी समझाया था। और उसकी वजह से हम जो एक जगह पे कंट्रोल ना करके अगर दूसरी जगह पे भी उससे एक्टिवेशन ले लें तो हम उस पेशेंट के लिए और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर उसका बिग ऑर्गन या कोई बड़ा मेजर ऑर्गन अगर प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा। अब पार्किंसन वाले केस में ब्रेन ऐसे केमिकल्स बनाता है जिस पे हमारी वॉलेंट्री जितनी मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल्ड रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे ही पेशेंट में डोपामीन, जिसमें मेजर केमिकल है, अगर डोपामीन की डेफिशिएंसी आती है तो पेशेंट जो इनवॉलेंट्री शिवरिंग उसमें शुरू हो जाती है, स्पेशली हाथों और पैरों में। और उसकी वजह से होना क्या शुरू हो जाता है कि डॉक्टर ज़्यादातर सेंडोपा, लिवोडोपा एज ए मेडिकली उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसको एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से उनको फॉर ए टाइम बीइंग 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए रिलीफ मिलती है, उसके बाद उसकी डोज भी बढ़ती जाती है। अब हो इस केस में क्या रहा होता है कि ब्रेन में डोपामीन की जो डेफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अब हम न्यूरोथेरेपिस्ट एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट उसको क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि डोपामीन हमारे ब्रेन के साथ साथ हमें इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे इंटेस्टाइन का नर्वस सिस्टम है, उसमें भी मिलता है। तो हम लोग इसके लिए ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए 20 मेडुला और हमारे जो इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है इंटेस्टाइन, उसको एक्टिवेट करने के लिए 12 गैस आई। तो ये ट्रीटमेंट जैसे ही हम शुरू करते हैं तो वो चीज़ें उससे कवर होनी शुरू हो जाती हैं। तो पार्किंसन में अब दूसरी यूनिक फ़ीचर क्या हो जाता है, यूनिक फ़ीचर इसमें जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हमारा ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होने की वजह से जो जितना भी सनडोपा या लिवोडोपा जाता है, कई बार वो उस लेवल पे वहाँ उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन हमारी बॉडी का इंटरनली जो भी केमिकल रिएक्शन ब्रेन में जाएगा वो आराम से उसको काम करेगा। इसलिए 20 मेडुला हमारा यहाँ बहुत ही यूज़फुल होता है। और जैसे ही हम 12 गैस आई नाल शुरू करते हैं तो उसके साथ हमारे इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम से भी जो डोपामीन हमें मिलता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एज़ कम्पेरेटिवली बाकी थेरेपीज़ के हमारे रिजल्ट बड़े स्पीडली आने शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो काइंडली नोट करें, साथ में डायग्नोज जरूर बना लेना है, उसका यूडीएफ जरूर चेक करना है इस केस में, क्योंकि उसको डोपामीन की कमी ही इसीलिए आई है कि वो रॉ मटेरियल जो बनना चाहिए था वो प्रॉपर अब्जॉर्व नहीं हुआ। तो इसीलिए इसमें 100% चांसेस है कि उसकी डाइजेशन में ज़रूर प्रॉब्लम होगी। तो यूडीएफ ट्रीटमेंट का यूज़ किया जा सकता है। 20 मेडुला और 12 मेडुला का यूज़ इसमें बहुत ही बढ़िया ढंग से बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक और यूनिक फीचर ये हो जाता है कि काफ़ी लंबे समय से जैसे ही हम सनडोपा या लिवोडोपा यूज़ करते रहते हैं और उसमें होना क्या शुरू हो जाता है, एक्सेस ऑफ डोपामीन भी बननी शुरू हो जाती है कई बार। उसकी वजह से हमारी मूवमेंट जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है।
पेशेंट की मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, उसके लिए 2 कदम चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा स्टिफनेस या स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है कि पेशेंट बेड रिडन होना शुरू हो जाता है। इस केस में न्यूरोथेरेपी का जो यूनिक फीचर है उसमें यही है कि अब इस केस में अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास आ रहा है जो स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेके बैठा हुआ है, जहाँ उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत रेजर्ड हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है, अब इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस केस को डोपामीन एक्सेस करने की बजाय हम डोपामीन अब ट्रीटमेंट नहीं उसको देते, उसमें डोपामीन का जो ट्रीटमेंट है हमारा 20 मेडुला जहाँ 12 गैस है उसको रोक के उल्टा जो हमारे ज़्यादा एक्टिवेट हुए पड़े ऑर्गन है उसको कम करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए हम एसेटाइलकोलिन मतलब 15 मेडुला यूज़ करते हैं यहाँ। जैसे ही हम 15 मेडुला इसको यूज़ करते हैं 4-5 बार, तो उसकी जो मूवमेंट्स बहुत कम हुई पड़ी हैं उसमें बहुत ही रिलैक्सेशन मिल जाती है। बहुत ही जैसे ही रिलैक्सेशन मिलेगी उसमें, तो ये जो मूवमेंट कम हुई पड़ी है वो मूवमेंट धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देती है, उसकी जो चलने की स्पीड है वो बढ़ जाती है, उसकी जो चल के स्पीड एकदम से रुकने की स्पीड है वो उसमें कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, पेशेंट बेड रिटर्न से वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में चलना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूनिक फीचर है, इसमें हम एक्सेस डोपामिन ना दे के उल्टा एसिटाइलकोलिन से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले लेते हैं। तो इसलिए इसमें बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आशा है जिन लोगों का पार्किंसन के लिए क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी हद तक इस कवर कर जाएंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो 100% श्योर है कि आप लोग अगर इस ढंग से इसको पढ़ोगे तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपकी बहुत हेल्प होगी। और दूसरा है पार्किंसन और कोरिया डिज़ीज़, जो 2 कॉमन सी मिलती जुलती है। हमारे पास कम आएगी कोरिया वाली डिज़ीज़, लेकिन आपको एज ए स्टूडेंट, आपको एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट उसका पता होना चाहिए कि पार्किंसन और जो कोरिया डिज़ीज़ है हमारी वो लगभग एक जैसी मिलने वाली चीज़ें हैं। इसमें लगभग दोनों चीज़ें ही ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में गड़बड़ होने की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। दोनों में, एक में डोपामीन जो है वो कम हो जाता है, किसमें आपको पता ही है, पार्किंसन में, और दूसरे में डोपामीन एक्सेस हो जाता है। तो जो है आपका क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी बनेगा आपको, वेदर पार्किंसन और कोरिया इज़ ए वन ऑफ सेम डिजीज़, जहाँ अलग अलग डिजीज़ है। तो ये आपको बन रहा है ये दोनों अलग चीज़ है, डोपामीन की एक कमी की वजह से आती है, एक डोपामीन को एक्सेस करने की वजह से आती है। दूसरी है उसमें भी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स होता है, इसमें भी अनकंट्रोल्ड शिवरिंग टाइप बॉडी पार्ट होता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, जब हम एक्शन में आते हैं पार्किंसन में, जब हम एक्शन में आते हैं तब वो जो हमारी शिवरिंग है वो कंट्रोल हो जाती है। जैसे हमने चाय का कप उठाना था, जब तक नहीं उठाया तब तक वो उसमें शिवरिंग रहेगी, लेकिन जैसे ही हमने उठा के वापस पीना शुरू कर दिया तो वो शिवरिंग की जो समस्या है वो कुछ समय के लिए हमारी ठीक हो जाती है, वो काम हम कर सकते हैं। कोरिया में इसके वाइस वर्सा होता है, जैसे ही हम कोई एक्शन करना शुरू कर देते हैं तो हमारी शिवरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन स्पेशली जो एक्शन है वो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, वो ब्रेन के ऊपर इनपुट होना चाहिए। हो सकता है फिजिकली में उतनी प्रॉब्लम ना आ रही हो, लेकिन जैसे ही हमने डिसीजन मेकिंग कुछ काम करना शुरू किया है उसमें हमारी वो शिवरिंग बढ़ जाएगी। तो ये जो कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों को आपको डिफरेंस क्रिएट करा सकती हैं, या डिफरेंस में से पता कर सकते हैं। अब लिखा है पार्किंसन पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन, तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया ही है कि वो डेफिनेट है कि उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम रहेगी। उसकी सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन के अलावा भी उसकी डाइजेशन में प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से वो है। तो एक ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए वो डाइजेशन में रहना ही वाला है। तो आप उसके लिए लेफ़्ट साइड उसके पेन पॉइंट हमेशा बेटा पहले चेक करके उसके बाद, सिंपल ट्रीटमेंट बोलने से कुछ नहीं होगा। आप उसके पेन पॉइंट जब भी चेक करोगे तो आपके पेन पॉइंट ही आपका आंसर बन जाएंगे। जैसे आपको पेन पॉइंट चेक पता चलेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट देना। और तीसरा जो सबसे बड़ा इसमें न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में था, वो उसके क्वेश्चन भी काफ़ी थे, वो थे पैरालिसिस। अब पैरालिसिस बेसिकली है क्या, काफ़ी कॉमन है। एक तो आज चाहे वो स्ट्रेस लेवल है, हमारा खान पीन है, बीपी को कंट्रोल ना रखना, शुगर को कंट्रोल ना रखना, लेथर्जिक लाइफ, काफ़ी ऐसे कारण हैं जो आजकल की लाइफ में हमें काफ़ी परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें पैरालिसिस काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हमारे क्लिनिक्स पे बहुत आ रहे हैं। तो इसलिए एक बार तो आप पैरालिसिस को थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना कि पार्किंसन बेसिकली तो हमें 3 प्रकार के मेजर मिलते हैं, और भी मिल सकते हैं, लेकिन हमें जो क्लिनिकली ट्रायल पे ज़्यादा मिलेंगे वो बेसिकली ज़्यादा 3 कैटेगरी में होंगे। पहले जो सबसे पहले होता है वो है हेमाटोमा, बेसिकली हेमाटोमा, और दूसरी कैटेगरी है इन्फार्क्ट,
और तीसरी कैटेगरी है डेफिशिएंसी ऑफ B12, नायासिन, थायामीन और फॉलिक एसिड। तो ये 3 कैटेगरी में ज़्यादा बिलोंग करता है कि इसकी वजह से हमें पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे मैंने आपको बताया ही है कि इनमें जो पहले कैटेगरी है हेमाटोमा, वो बेसिकली है क्या, ब्रेन की हमारी जितनी भी आर्टरीज़ हैं बिल्कुल आगे जाके ब्रीक हो जाती हैं, उनमें एनोरेक्सम टाइप हो जाता है, मतलब वीकनेस ऑफ आर्टरीज़ कहीं भी हो सकती है कि आर्टरी की जो वाल है वो कहीं भी जाके वीक हो जाती है। और जैसे ही हम अपना बीपी कंट्रोल नहीं रखते, ब्लड थिकर हमारा ज़्यादा हो जाता है, गाढ़ापन ज़्यादा आ जाता है, बीपी की शिकायत ज़्यादा लंबे समय के लिए रहती है, तो जो आर्टरी की वाल है उस पर प्रेशर बना रहता है। अब जैसे ही उस पर प्रेशर बना रहेगा तो हमारा जब भी कभी बीपी ज़्यादा शूट अप कर जाएगा, प्रेशर उससे ज़्यादा हो जाएगा, जितना वो ले सकती है उससे जैसा ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो वो जो भी हमारी वॉल है वो वहाँ से रैप्चर कर जाती है, रैप्चर करके ब्लड वहाँ से बाहर आ जाता है। तो वो जो एक रीज़न है, वो ब्लड तो शायद वापस क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा स्पेस तो है नहीं ब्रेन में कि वो पड़ा रहेगा, तो वो जो भी वहाँ ब्लड स्ट्रीम वापस एज ए वाटर वापस आ जाता है, लेकिन उसके पीछे जो निशान जिसको हम सीरम कहते हैं, वो जो जिस पॉइंट पे रह जाता है उसको रिफ्लेक्शन ऑर्गन जितने भी होंगे वो जहाँ से कंट्रोलिंग कर रहे थे, वो उस तरफ के ऑर्गन में ये चीज़ें उसको इमोबिलाइज्ड कर देगा, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वो जो हमारा एक सबसे बड़ा कॉज बन जाता है हेमाटोमा। और दूसरा है इसमें इन्फाक्ट। इन्फाक्ट क्या है, विद इन द आर्टरीज़ हमारा क्लॉट कहीं भी बन सकता है, स्पेशली वेरिकोज वेन है जहाँ जो लगातार बैठे रहते हैं, लेथर्जिक लाइफ ज़्यादा जीते हैं, तो वो ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जहाँ वो काम नहीं करते वहाँ ब्लड का फ़्लो आना जाना उतनी तेज़ी से नहीं होना की वजह से कुछ ना कुछ क्लॉट बनते रहते हैं। लेकिन ये ऑन सटन आता है, बहुत ज़्यादा वार्निंग सिग्नल नहीं होते, तो अपने आप ही कोई क्लॉट घूमता हुआ वही आर्टरीज़ कहीं भी है, वो आर्टरीज़ में जैसे ही जाके घुसेगा उसके आगे जितने भी रिफ्लेक्शन ऑर्गन है जहाँ से वो नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से जितनी देर वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, उसकी वजह से जितने न्यूरॉन्स हमारे डेड हो जाएंगे, जितने एरिया हमारा डैमेज हो जाएगा, वो सेकंड कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी जैसे आपको पता ही है कि विटामिन B12, नायासिन, थायामीन, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, उनका भी हमें पता चल जाता है, तो हम ये चीज़ें बेसिकली देखते हैं। अब इसमें भी आपकी न्यूरोथेरेपी बहुत ही बढ़िया काम करती है पैरालिसिस केसेस में भी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रेन में, जैसे मैंने बताया है कि ब्लड ब्रेन बैरियर होने की वजह से कोई भी केमिकल खुल के ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता। कुछ ही है जैसे अल्कोहल है, एनास्थीसिया है, जहाँ स्पेशली ऐसे केमिकल्स हैं जो बॉडी खुद बनाती है, तो वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। तो इसलिए बाहर से कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन इन चीज़ों में या इन बीमारियों में नहीं दी जा सकती। तो इस कैटेगरी में हमारी न्यूरोथेरेपी यहाँ बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि हम जो केमिकल देते हैं, हम जो बेसिकली केमिकल्स बना रहे हैं वो बॉडी के अपने ही केमिकल्स हैं। इसमें चाहे हेपारिन है, चाहे प्लाज्मिन है, जिनका काम है कि बने हुए क्लॉट को रिमूव करना और आने वाले फ्यूचर के क्लॉट जैसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं एज ए एसापरिन, तो इसको एज ए आने वाले समय में भी हमारे क्लॉट बॉडी में ज़्यादा ना बने। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम हेमाटोमा में भी काम कर रहे हैं और इन्फाक्ट में भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्लड ब्रेन बैरियर को नेचुरल केमिकल जो बॉडी के अपने ही हैं, हम अपने प्रेशर पॉइंट से उनको एक्टिवेट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं और रिजल्टेंट हमारा जो है उससे ज़्यादा बढ़िया बनना शुरू हो जाता है। पैरालिसिस के साथ साथ हमारे जो साथ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है वो है स्पीच की। अगर हमारी लेफ़्ट साइड में स्पीच पॉइंट है, तो अगर हमारी लेफ़्ट साइड में क्लॉट किसी भी कारण आता है, जहाँ हेमाटोमा, जहाँ इन्फाक्ट बनता है, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्पीच की साथ में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों के लिए कि अगर आपकी लेफ़्ट साइड पैरालिसिस है तो आपको स्पीच में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका मतलब ब्रेन में आया था, आपकी लेफ़्ट साइड पैरालिसिस है, इसमें आपकी स्पीच बच सकती है। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड ही पैरालिसिस है और साथ में स्पीच भी है, तो इसका मतलब है, ये ऑब्जर्वेशन है कि आपको वो पैरालिटिक अटैक 2 बार आया होगा। एक बार उसने आपकी राइट साइड को इफ़ेक्ट किया होगा, एक बार आपकी ऊपर स्पीच वाली साइड लेफ़्ट साइड को इफ़ेक्ट किया होगा। तो इसलिए आपको फिज़िकली इमोबिलिटी भी आई है और स्पीच की प्रॉब्लम भी आ गई है।
तो ये कुछ ऐसे रीज़न थे। और लास्ट पे जो हमारे पास बचता है, जैसे मैंने बताया था B12 और नायासिन, तो ये कैटेगरी में पता चल जाता है। हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि अगर पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके नहीं आता तो हम बातचीत से ही डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको हेमाटोमा था, इसको इन्फार्क्ट था, या इसको B12 की। तो अगर हेमाटोमा आएगा तो पेशेंट अनकॉन्शियस में ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन इन्फार्क्ट के केस में पेशेंट काफ़ी हद तक कॉन्शियस में रहता है और देखते देखते ही वो सडन उसकी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उसको होश होती है कि मुझे कुछ हो रहा है। तो इस केसेस में आपको डायग्नोज में आसानी मिल जाती है। तो B12 का जैसे मैंने बताया कि उसकी फिंगर चेक करेंगे तो उसके जो फ्लैंजल्स हैं, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, वो ब्लैकिश कलर में काफ़ी हो चुके होंगे। क्वेश्चन करेंगे तो प्लाकी लगा के बैठना, पैरों के बल बैठने से उसके पैर में नमनेस ज़रूर आती होगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और हमारे जैसे बताया ही है कि बॉडी में ही पॉइंट्स हैं जिनमें हम B12 और नायासिन वगैरह चेक करके देख सकते हैं कि अगर उनमें पेन है तो डेट्स मीन B12 और नायासिन वगैरह की हमें डेफिशिएंसी थी। तो इसकी वजह से इस पैरालिसिस वाले केसेस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेट है कि हमारा रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। पैरालिसिस से मिलता जुलता ही आशा है बेटा, काफ़ी एक अमित जी कुछ काफ़ी दिनों से पैरालिसिस का क्वेश्चन कर रहे थे, तो आशा है आपको बन गया होगा आंसर। आप पहले उसको प्रॉपरली डायग्नोज कर लेना किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, और किस कैटेगरी में बिलोंग करने के बाद उसके पेन पॉइंट, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेकर अगर आप ट्रीट करोगे तो ज़रूर रिजल्ट आएगा। इसके साथ ही मैं दूसरा इसके साथ कोरिलेट करता है बेल पैलेसी, जिसको हम फेशियल पैलेसी भी बोलते हैं। कॉमनली साथ में काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इसका रीज़न अलग होता है। तो इसको हम क्लॉट, हेमाटोमा, इन्फार्क्ट के साथ ना जोड़ के, ये कॉमनली ज़्यादातर जो हमारी मेडिकल साइंस के मुताबिक है वो ज़्यादातर ये वायरल डिजीज़ है। लेकिन न्यूरोथेरेपी की एक और भी असम्पशंस हैं कि सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में सडन चेंजेस आते हैं, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, और स्पेशली फेस की एक साइड को फेस करना पड़ता है। जैसे अब AC बसेस में भी सफ़र करते हैं तो कॉर्नर वाली सीट पे बैठे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है तो उन साइड इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार हम वैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बाहर धूप थी, अंदर थोड़ा सा ठंडा मौसम था, उसकी वजह से भी कई बार चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों में टेम्परेचर ऑफ एक बार चेंजेस होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में जैसे मैंने आपको बताया वायरल कंडीशन की वजह से भी ये फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। ऑटोइम्यूनिटी डिसऑर्डर में भी कभी कभी ये चीज़ें बननी शुरू हो जाती है। तो इसलिए डायग्नोज जरूर किया करें, क्योंकि पेशेंट जो आपके पास आ रहा है वो जो सामने दिख रहा है वो आपके लिए एक सिम्टम है, डैट इज़ ओनली ए सिम्टम। अब आप सिम्टम को लेके बैठ के ही ट्रीटमेंट करना शुरू करोगे तो शायद रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। जब तक आप हिस्ट्री लेके उसका कारण ढूंढ के ट्रीटमेंट जैसे ही शुरू करोगे, अगर वो वायरल है तो आप वायरल ट्रीटमेंट दोगे। और साथ में जैसे आपको पता है कि हमारी 5th क्रेनियल नर्व्स जितनी भी हैं, हमारी 5th और 7th क्रेनियल नर्व्स इसमें बिलोंग करती है। तो 5 मेडुला 7 मेडुला अगर साथ में प्रॉपरली जोड़ के उसका ट्रीटमेंट करोगे वायरल के साथ, अगर कॉन्जेनिटल है तो आपको पता ही है कि आप जीन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ऐसे बेटा जैसे आप कॉज ढूंढोगे, जैसे ही आपके पास कॉज मिलेंगे तो आप कॉज को ट्रीट करोगे तो सिम्टम अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो इसके साथ ही आपको पता है कि बेल पैलेसी भी लगभग कवर हो जाएगी। अब कुछ बच्चों की और प्रॉब्लम थी आती है हमारे पास कम है, मेडिकल साइंस इनको इनक्योरेबल कैटेगरी में लेता है, लेकिन हम इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं और करते भी हैं। और पिछले इतने समय की प्रैक्टिस से हमारे बहुत ही न्यूरोथेरेपी सेंटर ऑल ओवर इंडिया में ही, जिनमें ऐसे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिला है। तो ऐसे कुछ केस हैं हमारे पास, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो ऐसी तीनों कैटेगरी हैं जो लगभग मेडिकल साइंस के मुताबिक इनक्योरेबल कैटेगरी में हैं, लेकिन न्यूरोथेरेपी से आप इनकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हो अगर आपको इनका कॉज पता हो। थोड़ी थोड़ी मैं तो छोटी छोटी जानकारी दूंगा, बहुत लंबा इनमें नहीं जाना, आप पढ़ो। तो इसलिए जैसे ही मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, जैसे आपको पता चल गया, ये नाम से ही पता चल गया कि मोटर न्यूरॉन मतलब मोटर नर्व्स, वो ऐसे न्यूरॉन जो मोटर फंक्शन को कवर करते हैं। नाम से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए काफ़ी हद तक कि ऐसे न्यूरॉन्स जो हमारे मोटर फंक्शनिंग जितनी भी है, मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट्स जितनी भी हैं, हमारी मोटर जितनी भी काम करने वाली नर्व्स हैं, उनमें जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, उनमें जब ये डिज़ीज़ बननी शुरू हो जाती है तो
ये प्रॉब्लम हमें आएगी मोटर न्यूरॉन, MND इसको बोलते हैं। ज़्यादातर इसके कॉज हमें मिलते नहीं हैं, इसीलिए ऐसी बीमारी जिनके हमें कारण नहीं मिलते उनको ट्रीट करना एज़ कम्पेयर टू उनके जिनके हमारे सीधे कारण मिल जाते हैं ज़्यादा टफ़ होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसके लिए हमें 2-4 एंगल से 2-4 पॉइंट के एंगल से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए इसके एक तो ज़्यादातर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन इसके लिए बहुत जिम्मेवार कारक माना जा रहा है। इन्वायरमेंटल केमिकल जितना भी टॉक्सिन है, चाहे वो बाय एयर है, चाहे बाय वाटर है, चाहे बाय सॉइल, तो इसकी वजह से भी ये डिज़ीज़ आजकल काफ़ी बढ़ रही है। वायरल इन्फेक्शन कभी कभी ऑन सडन वायरल इन्फेक्शन आती है और कई बार ये फैमिली में होता है, मतलब जेनेटिकली होता है। तो जैसे ही हमें ये कारण मिलेगा तो उस कारण के मुताबिक अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे इन सब का तो डेफिनेट है कि हम MND में भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इनके लिए आप UDF नॉर्मल ट्रीटमेंट जो है ये जीन ट्रीटमेंट है। अगर आपको जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है तो केमिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किडनी क्लियर्स वगैरह आप ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब इनका लाइफ स्पैन काफ़ी कम हो जाता है MND में। अगर बहुत स्पीडली बढ़ता है तो 3-4 साल होता है, अगर थोड़ा सा कम है या रेयर स्लो डाउन वाली पोजीशन है तो 10-10 साल 15-15 साल भी होते हैं। लेकिन अब जैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाता है। स्टिफनेस है, स्पास्टिसिटी है, मतलब इन केसेस में हम कॉज पे काम करते धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हमारी इसी कैटेगरी में आती है। आगे मैंने जैसे आपको बताया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसमें भी धीरे धीरे क्या होता है हमारे मसल्स जितने भी हैं मसल्स में डैमेज आना शुरू हो जाता है और ये प्रोग्रेसिव है। आज कुछ होगी कल कुछ होगी, मतलब आज अगर इतनी है तो कल इतनी हो सकती है, परसों इतनी होगी। प्रोग्रेसिव है तो आप नॉन प्रोग्रेसिव कैटेगरी में इसको नहीं ले सकते। तो प्रोग्रेसिव है तो पेशेंट को बाय ब्रेन आपको वो काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया ही है कुछ ऐसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी कैटेगरी होती हैं जो लॉन्ग लाइफ आपके साथ चल सकती हैं, नॉर्मल लाइफ जितनी आप लाइफ आसानी से जी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अर्ली चाइल्डहुड में आपको आ सकती है, जैसे डक्चन MND है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो इस कैटेगरी में आप बच्चे को स्टार्टिंग चाइल्डहुड में आ जाती है, तो इस वजह से टीन एज या अर्ली 20 तक जाते जाते ये बच्चों का लाइफ स्पैन ख़त्म होने की चांसेस बन जाते हैं। तो इन केसेस में आप इनके उठने बैठने के स्टाइल से विदाउट आप किसी डायग्नोस से भी फर्दर रिपोर्ट्स के मुताबिक आप इनको सिर्फ देखने से ही चेक कर सकते हैं। जिस क्लिनिक पे आप क्लिनिकली प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ आप बेटरली डॉक्टर से डायग्नोज सीख सकते हैं कि ये पेशेंट बाय विज़न ही आपको चेक हो सकता है कि इस पेशेंट को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो आप उसकी उस हिसाब से सहायता कर सकते हैं। तीसरा था क्वेश्चन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मेरा बेसिकली है ये भी उसी कैटेगरी में है, लेकिन ये ऑटोइम्यूनिटी डिसऑर्डर है। अपनी ही बॉडी के सेल्स या अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी जब अपने ही न्यूरॉन की जो कवरिंग शीट है जब उसको डैमेज करना शुरू कर देती है, एक्सपोज कर देती है उसको, तो वो एक सिग्नल दूसरी जगह पे, दूसरी सिग्नल तीसरी जगह पे इम्बैलेंसिंग की वजह से वो सिग्नल प्रॉपर वॉलेंटरी मसल पे नहीं पहुंच पाता। तो जो इच्छा से काम करने चाहिए वो अनिच्छा से काम होने शुरू हो जाते हैं। वो काम हमारी वॉलेंटरी हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं रहते। तो है हमारी उसी कैटेगरी में ही। लाइफ स्पैन कभी बहुत ज़्यादा हरी नहीं है इसमें, जैसे एज़ कम्पेयर टू MND है। इस केस में बहुत हरी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है, नॉर्मल लाइफ स्पैन जीना शुरू हो जाते हैं। लेकिन है प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे पेशेंट प्रोग्रेसिव करता है। प्रोग्रेसिव करने की वजह से इन द एंड वो बेड रिटर्न वाली कैटेगरी में जाता है। तो हम इन सब केस में काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ऑटोइम्यूनिटी है तो हमारा अडर्नल ग्लैंड इसमें बहुत बढ़िया काम कर सकता है, क्योंकि बाहर से भी ज़्यादातर इनको स्टेरॉयडल दिया जाता है, लेकिन उन स्टेरॉयडल की बहुत सी साइड इफ़ेक्ट्स बनती हैं और रिजल्ट कितना आएगा वो भी कोई फाइनलाइज नहीं होता। तो आप इसमें अडर्नल ग्लैंड का खूब सारा यूज़ कर सकते हैं। आपको कैटेगरी पता ही है, जब शेड ईयर वगैरह हम यूज़ करते हैं तो अडर्नल ग्लैंड को खूब एक्टिवेट कर सकते हैं। UDF और नॉर्मल ट्रीटमेंट, इन सब में जीन ट्रीटमेंट हमारे इन सब में बहुत ही बढ़िया कैटेगरी वाले चलेंगे। इसके अलावा प्रॉब्लम्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया है, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस भी ऐसी कैटेगरी में आएगा। मायोपैथी है जिसमें मसल बिल्कुल ही डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, तो वो इन सब में है। क्या सर पॉसिबल है हमारे ट्रीटमेंट से MD का पेशेंट का लाइफ स्पैन 21 से इंक्रीज़ हो जाए? हो सकता है बेटा, जैसे मैंने बताया वो डिपेंड करता है कि MD किस कैटेगरी में है। अगर बहुत ही चाइल्डहुड में आ गई है आपको तो उस कैटेगरी में हम ये नहीं कह सकते
कि हम क्योर वाली कैटेगरी है, लेकिन बहुत सी ऐसे कैटेगरी हैं जो रेयर हैं, जो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है। उस कैटेगरी में न्यूरोथेरेपी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। उसमें उसका लाइफ स्पैन के लिए भी हम काम कर सकते हैं। जैसे आप उसकी हेल्दी लाइफ को बढ़ाओगे बेटा, लाइफ स्पैन वैसे ही बढ़ जाता है। एक नॉर्मल आदमी को भी अगर आप अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा सब कुछ देते हो, उसका लाइफ स्पैन उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर होता है जिसको अच्छा न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं मिलती। हमारी देश में एवरेज लाइफ और जापान की देश की एवरेज लाइफ में थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि वहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बड़ी है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंटल कंडीशंस और जो न्यूट्रिशनल कंडीशंस है वो कवर करनी शुरू कर, उसमें बेटर है। तो ऐसे ही अगर हम न्यूरोथेरेपी से उसके जो सेल्स हैं जो माल न्यूट्रिशन जा रहे हैं, प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पा रहे, जहाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन देने की वजह से, न्यूरोथेरेपी देने की वजह से वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इन कैटेगरी में हम लोग जब इन पे काम करेंगे, उसके सेल अच्छे काम करेंगे, तो उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा। ये कोई नॉन साइंटिफिकली मैं बात नहीं कर रहा, तो आप साइंटिफिकली इसको रख के काम कर सकते हैं कि आप जैसे ही आप लाइफ स्पैन उसके काम करेंगे, उसके सेल को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। क्योंकि आप जैसे ही पेट पे काम कर रहे हैं, वो अपनी अब्जॉर्प्शन अच्छी कर रहा है, वो अपना काम अच्छे से करना शुरू कर दिया, तो लाइफ स्पैन बढ़ने के चांसेस भी वहाँ रहते हैं। और क्वेश्चन था, स्किन एलर्जी के लिए क्या कर सकते हैं यदि वह मेडिसिन से आई हो तो कृपया बताएं। तो बेटा आपने खुद ही आंसर बोल दिया मेरे लिए, तो इसमें आंसर वाले करने वाला, अगर वो साइड इफ़ेक्ट तो मेडिसिन है तो हमको पता है हमने अडर्नल ग्लैंड का खूब सारा यूज़ करना है। तो इसमें अडर्नल ग्लैंड के लिए आप एक्टिवेशन काम करो और ज़रूर उसमें स्किन एलर्जी में भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आशा है आज का सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा, और जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं उनके फाइनल पेपर की तैयारी के लिए भी इनमें से क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं। जो जनरल पब्लिक है उनमें इन डिज़ीज़ को लेके काफ़ी नॉलेज बढ़ी होगी। जो मेरे पुराने साथी जुड़े हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार ऐसे बातचीत करने से नॉलेज रिव्यू हो जाती है, कुछ पुराने दिन याद आते हैं जब हम भी पढ़े थे। तो आप सब लोगों का इस सेशन में हाजिर होने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जो भी लाइव सेशन में है वो कृपया न्यूरोथेरेपी अमृतसर पेज को लाइक ज़रूर कर लें। बार बार नोटिफिकेशन आपको याद दिलाता रहेगा कि हम किस दिन ऑनलाइन हैं। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज़ होंगी तो ये वीडियो ऑफलाइन भी आपको अवेलेबल ही रहेगी, तो आप उसमें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस होंगे या और भी कोई क्वेरीज़ होंगी तो मैं उसका भी ज़रूर आपको आंसर करूँगा। तो आप सब मेरे साथ जुड़े, अपना टाइम स्पेंड किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पसंद आते चैनल नूं लाइक करो, सबसक्राइब करो ते शेयर कर देना।